आपके कॉलेज और कोर्स जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी प्रेफरेंसेस भी लेते हैं। तो इस फेज में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको दोबारा से हमारे सीसास प्लेटफॉर्म पे आके दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो टैब खुलेगा वो खुलेगा सब्जेक्ट मैपिंग का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास ट्वेल्थ में लिए थे, जो आपने फेज वन में एंटर कर दिए, और फेज टू में जो आपने सीयूईटी से लिया होगा, वो आपके डैशबोर्ड पे पहले से ही दिख रहे होंगे सब्जेक्ट्स। आप क्या करेंगे, सीयूईटी के सब्जेक्ट और क्लास ट्वेल्थ के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप मैप करेंगे। यानी अगर ट्वेल्थ में आपने मैथ्स पढ़ा था, सीयूईटी में आपने मैथ्स दिया, तो उसके सामने आप मैथ्स को एंटर कर देंगे। अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो हिंदी के साथ आप मैप कर देंगे, और इस तरह से मैपिंग कर देंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर आपने इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ में पढ़ी थी तो सीयूईटी में भी अगर आपने इंग्लिश दी है तो आप उसके सामने इंग्लिश एंटर कर देंगे। फिजिक्स पढ़ी थी तो फिजिक्स एंटर कर देंगे। केमिस्ट्री पढ़ी थी तो केमिस्ट्री सीयूईटी में देगी, उसके साथ मैप कर देंगे। अब लेकिन मान लीजिए आपने ट्वेल्थ में तो इकोनॉमिक्स दी थी और सीयूईटी में आपने हिस्ट्री दी है, तो ये मैपिंग नहीं हो पाएगी। अगर आप मैप कर भी देंगे तो आप आगे जाके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग जो एक बहुत ही सिंपल स्टेप है लेकिन बहुत ही क्रूशियल और मैंडेटरी स्टेप है, जिसमें वो सब्जेक्ट्स जो आपने ट्वेल्थ में पढ़े थे वो आपको सीयूईटी के सब्जेक्ट के साथ मैप करने हैं। तो और यहाँ पर और अगर किसी ने जनरल टेस्ट दिया है तो वो कहीं मैप नहीं होगा, जनरल टेस्ट को हम मैप कर ही नहीं सकते। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, और इसे हम मान रहे हैं कि अब आपने क्योंकि सीयूईटी दे दिया तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए ये कितना ही अनिवार्य स्टेप है कि हम चाहते हैं आप सीयूईटी उन्हीं पर्चों में दीजिए जिनमें आपने क्लास ट्वेल्थ पढ़ा था। जब आप ये कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली आप जब नेक्स्ट फेज में जाएंगे, नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, टैब पे जाएंगे, तो वहां आएगा चेक एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट मैपिंग के आधार पर और आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट्स के आधार पर आपके डैशबोर्ड पे सभी प्रोग्राम जहां जहां आप एलिजिबल है वो आपको ब्लैक में दिखेंगे। जिन प्रोग्राम्स में आप एलिजिबल नहीं है वो आपको रेड में दिखेंगे। इसके साथ साथ जहां जहां आप एलिजिबल हैं वहां वहां आपका स्कोर कैलकुलेट होकर भी आएगा। यानी अगर आपका उस प्रोग्राम के लिए जो टोटल स्कोर है वो क्या है, वो हर प्रोग्राम के लिए इंडिविजुअली इंडिविजुअल बैकग्राउंड पे डिस्क्रीटली मार्क होकर आएगा। तो आपके पास जहां जहां आप ये देखिए, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। यानी आपकी सब्जेक्ट मैपिंग ही एक आधार बनती है आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। इसके बाद जब आप एलिजिबल होंगे, जिन प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे, अब आप फाइनल स्टेज पे आ जाएंगे जहां पर आप कॉलेज और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस भरेंगे। ये स्टेप बस मोस्ट क्रूशियल है। अगर आप लोगों ने फेज वन कंप्लीट कर लिया है तो इस स्टेप के ऊपर सोचना शुरू कर दीजिए, अपना एक क्रमबद्ध करना शुरू कर दीजिए। ये आपकी अपनी इच्छा है, आप किस कॉलेज में किस प्रोग्राम को पढ़ना चाहते हैं, किसको आप ऊपर रखना चाहते हैं, किसको आप बीच में नीचे रखना चाहते हैं, लीस्ट प्रेफर्ड करते हैं वो बना रही, जिसको आप मोस्ट प्रेफर्ड करना चाहते हैं उसको सबसे ऊपर रखिए। और मैं यहाँ पर सभी बच्चों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इसमें आप अपने माता पिता के साथ जरूर बैठिए। ना तो लास्ट मिनट पे ये काम करिए और ना ही ऐसा सोचिए कि मैं बिल्कुल पहले ही फिल करके बैठ जाऊं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको जो आपकी कॉलेज और प्रोग्राम की प्रेफरेंसेस हैं, ये एक बार जो आप ऐड कर लेंगे, इसमें बाद में एडिशन या डिलीशन करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा। और फाइनली सबमिशन, ये लास्ट स्टेज होगी जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। ये जैसे ही हम फेज टू ऑन करेंगे तो ये फेज शुरू हो जाएगा। अब आपके जो एलिजिबिलिटीज हैं वो कैसे होंगी, जैसे जैसे आप अब जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है इसके बारे में मैं अपने कुलीग प्रोफेसर आनंद सोरकर को इनवाइट करती हूँ कि वो आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज के बारे में बताएं। सो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज यहाँ पे हम आपको कुछ सैंपल के तौर पर दिखाएंगे, लेकिन आप हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे देखें। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.admission.eod.act पे है, वहाँ पे आपको सारे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी दिखेंगी। यहाँ पे कुछ सैंपल के रूप में हम आपको दिखाएंगे दैट अगर आप इन प्रोग्राम्स जैसे कि अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी या ज्योग्राफी में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह की एलिजिबिलिटीज अवेलेबल हैं।
पहले कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज और कोई 3 सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट की लिस्ट भी हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में दी गई है। वो सब्जेक्ट वैसे ही होंगे जैसे आपने एनटीए की लिस्ट में देखे होंगे जिनमें आपने एग्जाम दिया होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप 2 लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं और उसके साथ 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। तो आपको 4 सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी जिसमें से एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज होंगे एंड 3 डोमेन्स या 4 डोमेन्स होंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जैसा अभी आपको डीन मैम ने बताया कि वो सब्जेक्ट वही होगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने 2 लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आप कॉम्बिनेशन 2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्होंने 2 लैंग्वेजेस और 3 डोमेन में दिया हो, तो उनका दोनों कॉम्बिनेशन से स्कोर जनरेट होगा और जिस भी कॉम्बिनेशन से हायर स्कोर होगा उससे उनको एलोकेशन मिल जाएगा। तो इसमें आपने जो भी पेपर पढ़े हैं जिसमें भी एग्जाम दिया है उसी को भरें, हायर स्कोर से आपको अपने आप एलोकेशन कर दिया जाएगा। देन ये कुछ साइंस के प्रोग्राम्स हैं जिसमें बॉटनी, जुअलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंस है। यहाँ पे हमारे एलिजिबिलिटी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ऐसे ही हमारे कुछ और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होता है। इन प्रोग्राम्स के लिए एक और आवश्यकता है कि आपने किसी लैंग्वेज के पेपर में एग्जाम दिया हो। सो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि आपका इसमें लैंग्वेज के स्कोर काउंट नहीं होंगे लेकिन आपने वो पेपर दिया हुआ हो। देन बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक काफी पॉपुलर प्रोग्राम है। इस साल इसमें भी 2 कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिलेंगे। 1 लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड 2 सब्जेक्ट्स, एंड दूसरे कॉम्बिनेशन में 1 लैंग्वेज अकाउंटेंसी एंड 2 सब्जेक्ट्स। सो आपने मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी इसमें से जो भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है उसके आधार पे आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दोनों पढ़े हैं तो भी अच्छा है, जो भी स्कोर हाई होगा उसको कंसीडर करके आपको एलोकेशन कर दिया जाएगा। सो जब आप सब्जेक्ट मैपिंग कर देंगे, प्रोग्राम सिलेक्शन कर देंगे और फॉर्म सबमिट कर देंगे, उसके बाद फर्स्ट लिस्ट आने से पहले हम एक बार आपको आपकी सिम्युलेटेड रैंक दिखाते हैं। सिम्युलेटेड रैंक उस समय तक जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है उनके स्कोर के हिसाब से किस प्रोग्राम में उनकी टेंटेटिव रैंक क्या बन रही है। सो ये सिम्युलेटेड रैंक है। सिम्युलेटेड रैंक आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रोग्राम में मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि उसके बाद आप अपनी प्रेफरेंस बदलें। अगर आप चाहें तो आप बदलें, अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं बदलें। ये एक इंडिकेटिव रैंक होती है, इट इज नॉट फाइनल। क्योंकि जैसे आप अपनी रैंक बदल रहे हैं ऐसे और बच्चे भी रैंक बदलेंगे। सो ये एक जस्ट आपको एक ब्रॉड आइडिया देने के लिए होता है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी 1 लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट्स है तो आप उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आपका पीसीएम या पीसीबी है तो आप कहाँ ऐड कर रहे हैं। ये आपको सिर्फ आपके डैशबोर्ड पे ही दिखाई देगी। और उसके बाद ये आपकी एक लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप अपनी कोई प्रेफरेंस ऐड या डिलीट करना चाहें या उनको रीऑर्डर करना चाहें। सो ये आप उस समय ध्यान से करें जो करें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि सिम्युलेटेड रैंक सिर्फ आपको कन्वीनियंस के लिए हमने अवेलेबल किया है आपके डैशबोर्ड पे। और उसके बाद अपने फॉर्म को सेव करना ना भूलें। आप उसे सेव करें और फिर यही सेव प्रेफरेंसेस आपके एलोकेशन में इस्तेमाल की जाएंगी। अब एलोकेशन में और भी 3 क्राइटेरियाज यूज होंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, जिस कैटेगरी में कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उस प्रोग्राम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको एलोकेशन होगा। एलोकेशन आपके डैशबोर्ड पर ही दिखाई देगा। इसके लिए आप हमारा शेड्यूल ज़रूर देखिएगा। आप वेबसाइट चेक कीजिए जहाँ पे हम थोड़े समय बाद हमारा अंडर ग्रेजुएट का शेड्यूल डालेंगे कि हमारी फर्स्ट लिस्ट आपके डैशबोर्ड पे लाइव कब होगी। वैसे आपकी सुविधा के लिए हम आपको ईमेल भी भेजते हैं, पर आप हमारी वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहें, एडमिशन का पेज जहाँ पे आप इसको देख पाएंगे आपके एलोकेशन को। एलोकेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है जब आपके डैशबोर्ड पे कोई सीट एलोकेट हो जाती है। इसमें अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है एक्सेप्ट और दूसरा है नो एक्शन। नो एक्शन अगर आपने किया तो आप हमारे सी सैट से ही बाहर हो जाएंगे। हम ये मान लेंगे कि आप शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे। आपको जो भी सीट एलोकेट हुई है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। वो आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है। अगर आपने मान लीजिए 50 या 60 प्रेफरेंस भरी है, वो आपकी कोई भी प्रेफरेंस हो सकती है। हो सकता है आपकी पहली मिल जाए, हो सकता है आपको आपकी पहली ना मिलके कोई 10वीं या 12वीं प्रेफरेंस मिल जाए। अगर आप उस 10वीं या 12वीं प्रेफरेंस से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
बहुत बार हमें ऐसे मेल आते हैं कि मुझे हायर प्रेफरेंस चाहिए थी और मैंने अपनी ये सीट एक्सेप्ट नहीं की, तो अब मैं अपग्रेड कैसे करूं। उस केस में आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सीट आपको एलोकेट हो आप उसको एक्सेप्ट करें। कॉलेजेस आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। उनको कोई इशू होगा आपके किसी डॉक्यूमेंट में, वो आपको रेज अ क्वेरी करेंगे। रेज अ क्वेरी आपके डैशबोर्ड पे देखेगी, आप उस क्वेरी का रिप्लाई करें। कोई डॉक्यूमेंट मांगा है आप उसको दोबारा से दें। कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है आप उसको प्रोवाइड करें। कभी कभी स्कैनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स लेजिबल नहीं होते हैं, हो सकता है लेजिबल ना हो, कॉलेज आपको बोलेगा आप दोबारा से इसको अपलोड कीजिए। और उसके बाद जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो आप उसकी फीस पे करें। फीस पे करने के फौरन बाद आपको आपके डैशबोर्ड पर ही अपग्रेड का एक बटन दिखाई देगा। अगर आपकी पहली प्रेफरेंस आपको मिल गई है तो आपको अपग्रेड का बटन नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर वो आपकी पहली के अलावा कोई भी प्रेफरेंस है तो आपको अपग्रेड का बटन दिखाई देगा। आप उसको, अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो जरूर प्रेस करें। और पेमेंट करने के बाद फौरन ही करें, क्योंकि एक समय के बाद शायद वो आपको ना दिखे फिर। तो इस समय इसलिए आप ध्यान रखें और उसको तभी एलोकेट कर दें। जो इस समय आपके लिए कुछ एडवाइस भी हैं कि आप ध्यान रखें जब आप फॉर्म भर रहे हो कि उसमें अपनी ये कुछ डिटेल्स बहुत ध्यान से भरें, क्योंकि शायद ये आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि सोशल कैटेगरी, जेंडर, कास्ट। एंड ट्वेल्थ के मार्क्स भरने में आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बिकॉज दे विल बी यूज फॉर टाई ब्रेकिंग इफ रिक्वायर्ड। सो हमारे इसमें दो कॉलम्स होते हैं, आप ध्यान रखेंगे, एक में होता है मैक्सिमम मार्क्स, एक में मार्क्स ऑब्टेन। कई बार बच्चे गलती से दोनों में ही सेम नंबर भर देते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मार्क्स इज द हाईएस्ट मार्क्स फॉर दैट पेपर, एंड मार्क्स ऑब्टेन में आपको वो नंबर भरने हैं जो आपके नंबर आए हैं। जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उनके भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमारे बुलेटिन में दिए गए हैं, आप उसको देखें और अपलोड करें। और ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका अभी नहीं है तो उसको अरेंज कर लें और अपलोड कर दें। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास एलोकेशन के टाइम नहीं होगा तो आपका एलोकेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। तो उसका आप ध्यान रखें और अभी से उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें और फॉर्म आप समय से भर लें। कुछ हमने इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं अपने पोर्टल में लास्ट ईयर के फीडबैक के साथ। तो उसमें आपको डैशबोर्ड्स पे आपके कट ऑफ भी दिखाई देंगी। जिस जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, आपको उसकी कट ऑफ आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी। आपको फॉर्म भरते हुए आपके 10th और 12th के मार्क्स भरते हुए कोई गलती ना हो जाए, इसलिए उसमें इंटीजर भी एक चेक भी लगाया गया है। इस तरह कुछ और चेक्स भी लगाए गए हैं, जैसे पिन कोड में आप 6 ही डिजिट भर पाएं, आईएफएससी कोड में भी रिक्वायर्ड नंबर ही भर पाएं। एंड क्लास 10th के मार्क्स इस बार आपसे पहली बार पूछे गए हैं, उनको भी बहुत ध्यान से भरें। जितने भी आपका टोटल मार्क एज पर योर मार्कशीट वट एवर डिटेल इज अवेलेबल आप उसको भरें। दे ऑल्सो मे बी यूज फॉर टाई ब्रेकिंग। देन यूटी सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में भी आपको डीन मैम ने बताया है, तो उसको आप बहुत ध्यान से करें और आप मैपिंग के बाद इंपॉर्टेंट प्रोग्राम सारे प्रोग्राम्स को देख पाएंगे। एक और इम्प्रोवाइजेशन हमने किया है, ऑटो एक्सेप्टेंस ऑफ सीट आफ्टर अपग्रेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पहले राउंड में आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं मिली है तो आप जो भी आपकी प्रेफरेंस मिली है उसको लेने के बाद अपग्रेड का बटन दबा पाएंगे। सो अपग्रेड के बाद हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो सीट चाहिए, तो इसलिए आपका ऑटो एक्सेप्टेंस ऑन कर दिया जाएगा। आपको उस सीट को एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे आपने राउंड 1 में किया था। और जिस भी कॉलेज या प्रोग्राम में आपकी सीट होगी वहां से वो प्रोसेसिंग कर देंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फीस का डिफरेंस है तो वो आपको पे करना है। फीस का डिफरेंस आप अपने डैशबोर्ड से लॉग इन करके ही करें। ये आपको ध्यान रखना है कि रैंडम गूगल सर्च नहीं करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी फी पे और वहां जाके नहीं करना है। लॉग इन करें, अपने डैशबोर्ड पे जाएं और वहीं से पे करें। कोई क्वेरी आपकी अगर रेज हो तो वो दिखे। क्वेरीज आपकी अब सब्सिक्वेंट कॉलेज को भी दिखेंगी। पहले ऐसे होता था कि अगर आपका इस राउंड में किसी और कॉलेज में एडमिशन हुआ है, नेक्स्ट में किसी और, तो दोबारा आपसे डॉक्यूमेंट मांगते थे। इस बार आपसे ऐसा नहीं मांगा जाएगा और आपको कट ऑफ भी दिखती रहेगी। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सुपर न्यूमरी कैटेगरीज में भी हम एडमिशन्स करते हैं। जैसे कि पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, वी हैव आल्सो सीट्स रिजर्व्ड फॉर चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ पर्सनल्स ऑफ आर्म फोर्सेस। देन स्पोर्ट्स एंड ईसीए, सिंगल गर्ल चाइल्ड, ऑर्फन कोटा, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप, कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉमिनेटेड सिक्किमीज स्टूडेंट्स।
सो फॉर दिस ऑल्सो यू हैव टू फिल द सीसैस फॉर्म। आप अपनी सोशल कैटेगरी मार्क करें, और उसके बाद आप अपनी सुपर न्यूमरी कैटेगरी भी मार्क करें। आपको दोनों मार्क करनी है। इसका ध्यान रखें। सिंगल गर्ल चाइल्ड एंड ऑर्फन कोटा के जो हमारे दस्तावेज आपको चाहिए वो हमारे बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन में मेंशन है, उनको देखें और मेंशन करें। इसके साथ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैटबॉट पे लिख सकते हैं। ईमेल हमारा ug@admission.edu.ac.in, इस पे लिख सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइंस वर्किंग आवर्स में फंक्शनल रहती हैं, 9:30 to 5:30। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हैं। आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड जैसा कि आपको डीन मैम ने बताया कि वेबिनार्स हमारे अभी और भी होंगे, सो उनके लिए आप हमारे